आप सभी सर्जना प्रेमी साथियों को नमस्कार। अखिलेश जी पर एकाग्र इन दिनों हम लोग जन सुलभ पुस्तकालय की ओर से कर रहे हैं। मित्रों, इस सुदीर्घ एकाग्र की यह 16वीं कड़ी है और इसमें हमारे साथ रंगकर्मी हिरण्य हेमकर जी जुड़े हुए हैं। बेहद विश्वसनीय और प्यारे दोस्त हिरण्य हेमकर जी, जब भी इनसे अनुरोध करता हूं, सहर्ष समय निकालते हैं और किसी न किसी रचना के पाठ के साथ हम सभी के सम्मुख आते हैं। आज भी ऐसा ही एक अवसर है और कथाकार अखिलेश जी की बेहद चर्चित कहानी चिट्ठी का वे पाठ करेंगे। चिट्ठी एक ऐसी कहानी रही जो बहुत उद्धृत हुई। आलोचकों ने उसे खूब खूब कोट किया। पाठकों ने भी उसे काफी पसंद किया। हर पीढ़ी के, हर समय के पाठकों के बीच वह कहानी लोकप्रिय रही। यही कारण है कि कई रंगकर्मियों ने इस कहानी का सफल मंचन भी किया। कई कई जगहों पर, देश के कई कई हिस्सों में इस कहानी का मंचन हुआ। ऐसे में जब कथाकार संपादक अखिलेश जी पर यह एकाग्र चल रहा है, तो यह आवश्यक था कि उनके साथ अपरिहार्य रूप से जुड़ी हुई यह कहानी चिट्ठी का भी पाठ हो। और जब यह बात जेहन में आई तो उसके पाठ के लिए जो नाम हमारे मन में उभरा वह हिरण्य हेमकर जी का ही नाम था। तो ऐसे में हम आज हिरण्य हेमकर जी से इस कहानी का पाठ सुनते हैं और तदुपरांत उनकी टिप्पणी को भी हम लोग इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो आइए मित्रों, हिरण्य हेमकर जी को हम लोग स्क्रीन पर आमंत्रित करते हैं। जी हिरण्य जी, नमस्कार, कैसे हैं? धन्यवाद सर, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। और जी, आपसे अनुरोध कि इस कहानी का पाठ करें और उसके बाद अपनी राय भी रखें। हिरण्य जी। जी, मुझे लगता है सर कि मैं सबसे पहले अपनी राय रख दूं, क्योंकि कहानी का अंत ऐसा है, उस पर कुछ टिप्पणी करना कहानी के आस्वाद को शायद थोड़ा बाधित करना होगा। तो थोड़ी सी बात हम पहले कर लेते हैं, उसका सीधे कहानी पाठ पर आएंगे। क्या ये ठीक रहेगा? जी बिल्कुल, जी ठीक। जी जी। ये महज संयोग ही होता है कि जब आप किसी रचना का पाठ कर रहे होते हैं या किसी रचना से गुजर रहे होते हैं, तो कई सारे संयोग बनते चले जाते हैं। जब 2 दिन पहले अर्थ ने कहा कि ये एकाग्र चल रहा है जनसुलभ पुस्तकालय का अखिलेश जी पर, इस पर आपको चिट्ठी कहानी पढ़नी है। अब देखिए संयोग कैसा होता है कि कल शाम को मैं शेखर जोशी की स्मृति सभा, जो जलेस द्वारा आयोजित की गई थी, वहां गया था और उन नजदीकी और परिवार वालों ने उनसे जुड़ी हुई कुछ अनकही बातों को साझा किया। संयोग क्या है? इलाहाबाद संयोग है। संयोग क्या है कि शेखर जोशी की पहली कहानी दाजियों और अतेश की भी शुरुआती कहानी, पहली या दूसरी कहानी चिट्ठी, जिससे पीछा न शेखर जोशी छुड़ा पाए दाजियों से और चिट्ठी से पीछा न अखिलेश छुड़ा पा रहे हैं। बिल्कुल शुरुआती दौर की कहानी है। इलाहाबाद दोनों की पृष्ठभूमि रही है। अपने अपने युवा अवस्था में जो कौशल है उसको भी युवा अवस्था में जो जिजीविषा रहती है अपने अपने युग की, ये दोनों कहानीकारों में मिलती है।
अब मैं आता हूं अखिलेश पर। तो ये एक संयोग है, जब मैं इसको तारतम्यता के साथ जोड़ रहा था तो यही संयोग बनता है। और जब आप कहानी को इस तरीके से एक समझ और एक तुलना के साथ देखते हैं तो लगता है कि क्या गजब का संयोग है, और उसके बीच आप निमित्त मात्र होकर कहानी का पाठ करने आए हैं। अखिलेश जी की ये कहानी चिट्ठी जब पढ़ते हैं तो कोई भी युवा है जो अपने एमए के दिनों में, एमफिल के दिनों में जब वो पढ़ रहा होता है तो उसके साथ वो अपना सामान्यीकरण देखता है। इस कहानी के साथ भी है, युवा है, युवा की चुगलबाजियां हैं, एक निम्न मध्य वर्ग और मध्य वर्ग युवा किस तरह के सपनों के साथ जूझता हुआ पढ़ता है, लिखता है, खिलंदड़ी करता है। तो ये सारी चीजें इस कहानी में है। जब मैंने भी पढ़ा या कोई भी पढ़ता होगा तो जरूर उसके साथ उसका एक सामान्यीकरण बना होगा और वाह वाह करता होगा कि ऐसी स्थिति मेरे साथ भी आई। इसमें मुझे वर्धा हमेशा याद आता है। मेरी पीएचडी वर्धा से ही। वर्धा की स्थितियां इस कहानी के बहुत अनुकूल थी। एक टी श्रीनिवास राव कहानीकार थे उस दौर में वर्धा में। अभी पता नहीं कहाँ है, गुमनाम हो गए हैं। एक चरित्र उनके चरित्र से बहुत मेल खाता है कि जब स्कॉलरशिप आती थी कहीं से तो 4 दिन के वो राजा होते थे, रिक्शे पर घूमते थे, खूब खूब पैसा खर्च करते थे, फिर पूरे महीने उधारी पर उनका जीवन चलता था। तो ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि चिट्ठी कहानी के साथ जो युवा है और जो युवा संघर्ष करने वाला युवा है, जो देश और समाज की समझ रखता है, ये युवा इस कहानी के साथ अपने आप को कोरिलेट कर सकता है, अपने समय को कोरिलेट कर सकता है। एक बात और जो कल शेखर जोशी के बारे में कहा गया कि शेखर जोशी, मार्कंड और अमरकांत ऐसे कहानीकार रहे जिन्होंने नई कविता जैसा हश्र कहानी का नहीं होने दिया। मुझे भी ऐसा लगता है कि 1988 के बाद, 1990 के बाद का जो नव उदारीकरण का दौर था, तो उसमें अखिलेश, पंकज देश, उदय प्रकाश, संजीव और संजय खाती जैसे और भी अन्य कहानीकार हैं जिन्होंने कविता जैसा हश्र कहानी का नहीं होने दिया। जो 1990 के बाद की कविता जिस तरीके से थोड़ी सी भटकी, फिर अपनी राह पकड़ी, फिर भटकी, लेकिन कहानी ने एक जनवादी तेवर को अपनाए रखा, जन पक्षधरता को अपनाए रखा। तो मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि इस पे कहने को काफी लोगों ने, काफी आलोचकों ने कई कई बातें कह दी हैं कि चिट्ठी कहानी में, खुद अखिलेश ने भी चिट्ठी के बारे में लंबा चौड़ा उन्होंने लिखा है कि उससे पीछा भी छुड़ाना चाहते थे, लेकिन ये कहानी ऐसी है तो उनकी लोकप्रियता के लिए एक मानदंड की तरह शुरुआती कहानी में रही और लोग इनकी कहानियों को 22-22 बार, 23-23 बार पढ़ चुके हैं और उतने ही चाव से 22 बार, 23 बार, 25 बार पढ़ते हैं। तो ये कहानी का अपना एक आकर्षण है। तो यही है, अखिलेश जी से मेरी सीधी मुलाकात कभी नहीं हुई। सीधी मुलाकात इसलिए कभी नहीं हुई कि वर्धा में मनोज पांडे सर हैं, राकेश मिश्रा सर हैं, इन सब से उनके बारे में हमेशा मैं सुनता रहता था, उनका जिक्र हमेशा आता रहता था। तो यार आप जब अपने इन लोगों के साथ होते हैं और लगातार उनकी बातें सुन रहे होते हैं तो उसमें आप भी उपस्थित होते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि उस पूरे समय काल में आप वहां उपस्थित हैं और आप उस यथार्थ को जी रहे हैं। इसीलिए मैं अखिलेश जी को बहुत करीब से जानता हूं, क्योंकि मैं उन लोगों के साथ रहा जो अखिलेश जी को बहुत नजदीक से जानते थे, उनके बारे में, उनके कर्म के बारे में, उनके साथ जिसे आप कहें कि अंतरंगता भी थी। तो उसी तरह की अंतरंगता, उसी तरह की उनकी रचनाशीलता को मैंने भी समझा है, मैंने भी जाना है। तो अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन प्रत्यक्ष मैंने अखिलेश जी को जाना है और समझा है। बस इन्हीं बातों के साथ मैं सीधे अब आता हूं चिट्ठी कहानी पे। और कई लोगों ने इसे पढ़ा होगा जो सुनने वाले लोग हैं। तो ये मेरे लिए एक चुनौती है कि जिन लोगों ने इस कहानी को कई मर्तबा पढ़ा है, उस कहानी का पाठ करना। कई बार बहुत मशहूर कहानियों का पाठ करना भी बड़ा अपने आप में एक चुनौती बन जाती है, क्योंकि अपेक्षाएं लोगों की होती हैं अपनी अपनी तरह की। बहरहाल कुछ भी हो, मैं कहानी पाठ अपने रसास्वादन के लिए करता चलूंगा, और मेरे रसास्वादन के साथ अगर आप लोगों का भी रसास्वादन हो तो मैं अपनी थोड़ी सी उपलब्धि से मान सकता हूँ। तो मैं शुरू करता हूँ कहानी चिट्ठी, जो 1989 में ये प्रकाशित हुई हंस में।
और अखिलेश जी द्वारा ये कहानी लिखी हुई है, जैसा सभी लोग जानते हैं। कंचनजंगा पत्रिका के प्रदीप जी ने स्वागत किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं सीधे अब कहानी के पाठ की तरफ बढ़ता हूं, और अगर उस कहानी के अंत में अगर कुछ बातें मैं कह पाया, अगर इस कहानी के मोहपाश से मैं मुक्त हो पाया, तो दो चार बातें और करूंगा आप लोगों के साथ। तो सीधे अब आते हैं हम चिट्ठी पे, अखिलेश की कहानी। कुटिया पर मुझे 7:30 बजे तक पहुंच जाना था, और 7 बज गए थे। एक तो मेरी जेब में रिक्शे भर के लिए मुद्रा नहीं थी, दूसरे आज इस जाड़े की पहली बारिश हुई थी, और इस समय रात के 7 बजे तेज हवा थी। जाड़े में ठंडी के अनुपात में हमारा शरीर सिकुड़ जाता है और चाल धीमी हो जाती है। तो धीमी गति से कुटिया पर 7:30 बजे कैसे पहुंचा जा सकता था? मैंने मफलर से कानों के साथ साथ समूचे सिर को ढक लिया, गर्दन पर लाकर दोनों किनारों को गांठ लगाई। अब मैं अपनी समझ से सर्दी से महफूज कुटिया तक पहुंच सकता था। मफलर के भीतर से मेरी आंखें और नाक झलक रही हैं। कुटिया में आज हम दोस्तों का सामूहिक विदाई समारोह था। कहने को तो हम बड़े दिन की छुट्टियों में घर आ रहे थे, पर इस बार का जाना साधारण प्रस्थान नहीं था। इस बार हमारे गमन में उत्साह नहीं, मजबूरी थी। घरों से मनी ऑर्डर आने की अवधि बढ़ती जा रही थी, और हम किसी भी कंपटीशन में उत्तीर्ण नहीं हो पा रहे थे। हमने कुछ अखबारों के दफ्तरों और रेडियो स्टेशन के चक्कर मारे। पहली बात तो वहां काम का टोटा था। अगर काम था तो क्षणजीवी किस्म का, उसमें भी श्रम ज्यादा और धन कम का सिद्धांत सर्वमान्य था। सबसे पहले रघुराज ने घोषणा की, मैं घर चला जाऊंगा, इलाहाबाद में मेरा पेट भी नहीं भर पाता है। कृष्णमूर्ति त्रिपाठी ने गंभीरता का नाटक करते हुए कहा, सब्र करो, ईश्वर पर भरोसा। ऊपर वाला जिसका मुंह चीरता है रोटी भी देता है। हम हंस पड़े। कृष्णमणि की यह पुरानी आदत थी। नास्तिक था और ईश्वर की बात करके वो ईश्वर का मजाक उड़ाता था। उसका चेहरा मुलायम था और हाथों पर बड़े बड़े घने बाल थे। ये प्रारंभ था। बाद में एक दिन हुआ, ये फैसला हो गया कि हम अपने अपने घरों को चले जाएंगे। विनोद ने कहा था, हम इस तरह नहीं जाएंगे। हम एक दिन जाएंगे और जाने के एक दिन पहले मेरे कमरे पे बैठक होगी और उसमें मैं शराब सर्व करूंगा। विनोद ने अपने कमरे का नाम कुटिया रखा था। मैं विनोद के कमरे पर जा रहा था, कुटिया जा रहा था, जहां पर बाकी दोस्त मिलेंगे। वे भी कल मेरी तरह इस शहर को छोड़ देंगे। आगे की कहानी संक्षिप्त, सुखहीन और अंतर है, इसलिए मैं थोड़ा पहले की कहानी बताना चाहूंगा। उसमें उन्मुक्त विस्तार, प्रसन्नता और गति है। तो आखिर चीजें इतनी उलट पुलट क्यों हो गई? ये रहस्य मैं इस उन्मुक्त, प्रसन्नता और गति से भरे हिस्से के बाद, यानी अभी अभी जहां पर कहानी ठहरी थी उसके बाद के अंश में खोलूंगा। विनोद से मेरी पहली मुलाकात एक गोष्ठी में हुई थी। उसमें उसने कविताएं पढ़ी जिनकी मैंने जमकर धुनाई की। सचमुच उस गोष्ठी में उसकी कविताएं रुई थी और मैं धुनिया। बस उस गोष्ठी के बाद विनोद मेरा दोस्त बन गया। हमारी गाढ़ी छनने लगी। हमारी जो कुछ लोगों की मंडली थी, सिफारिश करके मैंने उसका दाखिला करा दिया। उधर उसका दाखिला हुआ और इधर मेरा मकान मालिक 7 महीनों का बकाया किराया मांगने हरामीपन की हद तक उतर आया। एक बार मैंने मजाक में मामला रफा दफा करने की गरज से कहा, 9 महीने हो जाने दीजिए, 7 महीने जच्चा बच्चा दोनों को खत्म। सुन थूक दिया। पान की पीक ने मेरी वाक्पटुता की रेड़ मार दी थी। आखिरकार मैंने पाया कि इस मामले 7 महीने का मुफ्त निवास भी उपलब्धि है। मंडली में कमरा तलाश करने की बात चलाई। अगले दिन सभी कमरे की खोज में सक्रिय हो गए। नवागंतुक विनोद भी इस काम में जोत दिया गया। कमरे के मामले में मकान मालिक सिद्धांत होते हैं। उन्होंने कुछ सिद्धांत बना रखे थे, जैसे शादीशुदा लोगों को ही किराएदार बनाएंगे, नौकरी को वरीयता देंगे, नौकरी स्थानांतरण वाली हो, कुछ लोग गोश्त मछली खाने पर पाबंदी लगाते हैं, तो कुछ रात में देर से आने पर, वगैरह वगैरह वगैरह। मैं इन सभी मानदंडों पर अयोग्य था,
फिर भी छल प्रपंच करके कमरा प्राप्त कर लेता। दरअसल हम भी कोई ऐरे गहरे नहीं थे। मेरा और मेरी मंडली का भी एक सिद्धांत था कमरे को लेकर कि कमरा उसी मकान में लिया जाएगा जिसमें और जिसके आसपास नैसर्गिक सौंदर्य हो, यानी कि सुंदरियां हो। इस बात की जानकारी हेतु हमारे पास उपाय था। हम पान और चाय की दुकानों पर गौर करते, जहां मुस्टंडों का जमावड़ा होता उसके आसपास कमरा पाने के लिए जद्दोजहद करते। कमरा न मिले ये दीगर बात है, किंतु हमारे प्रयोग की प्रामाणिकता कभी भी संदेहवती नहीं हो पाई थी। वाकई में वहां सुंदरियां होती। चाय पान की दुकानों के अलावा एक और दिशा सूचक था हमारे पास हमारे पड़ताल के लिए। हम मकान के छज्जों और छतों पर दृष्टिपात करते। यदि सलवार, कुर्ते, दुपट्टे या अंतर लटकते होते तो हम वहां बातचीत करना मुनासिब समझते। विनोद इस प्रसंग में कुछ ज्यादा ही मुद्दर निकला। नैसर्गिक सौंदर्य या नैसर्गिक सौंदर्य के वस्त्र देखता तो पहुंच जाता और पूछता, मकान खाली है क्या? नहीं सुनने के बाद भी वो प्रश्न करने लगता कि बताया जाए कि आसपास कोई मकान खाली है। खैर, काफी छानबीन के बाद एक कमरा मिला। बातचीत के पहले हमने छज्जे पर कुंवारे कपड़े देखे और छत पर 3 नैसर्गिक सौंदर्य। मकान मालिक को तुरंत एडवांस दे दिया और पहली तारीख रहने की बात पक्की कर दी। जब हम कमरे में आए तो ये जिंदगी का बहुत बड़ा घोटाला साबित हो गया। मंडली के प्रत्येक सदस्य का चेहरा गमगीन हो गया था। वे तीनों सौंदर्य विभूतियां रिश्तेदार थी जो मंडली से बेवफाई करके घर चली थी। रघुराज ने कहा, तालियों के सलवार, कुर्ते, दुपट्टे अब कहीं और टंगते होंगे और युवा पीढ़ी को दिशा भ्रमित करते होंगे। प्रदीप ने दाढ़ी पर हाथ फिराते हुए कहा, सब माया है। और कमरे में कोरस शुरू हो गया। माया महाठगनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। माया महाठगनी हम जानी, केशव के कमला है बैठी शिव के भवन भवानी। पंडा के मूर्ति होई बैठी तीरथ में भई पानी। योगी के योगी है बैठी राजा के घर रानी। काहू के हीरा है बैठी काहू के कौड़ी कानी। भक्त के भक्तिन है बैठी ब्रह्मा के ब्रह्ममानी। कहे कबीर सुनो हो संतो वह अब अखत कहानी। माया महाठगनी हम जानी। मंडली में कई लोग थे। प्रदीप, रघुराज, कृष्णमणि त्रिपाठी, विनोद, दीनानाथ, त्रिलोकी, मदन मिश्रा आदि। हम विश्वविद्यालय में बेहद पढ़े लिखे लड़कों में थे। हमारी पढ़ाई लिखाई वो नहीं थी जो गुरुओं के पजामा नाड़ा खोलने से आती है। हम उस तरह के पढ़ने वाले भी नहीं थे जो प्रकट हो जाने वाले ग्रस्त रोगी की तरह अपने बाड़े में ही दुबके रहते। ऐसे प्रायः हम डंडा करते थे। राजनीतिक रुझान भी थी हमारी। हम लोग लड़कियों के दीवाने थे। कोई हमारी आंतरिक बातें सुनता तो हमें लंपट और लुच्चा मान लेता, मगर हम ऐसे गिरे हुए नहीं थे। लड़कियों के आसक्ति वास्तव में जिज्ञासा और खेल थी। सीमा का अतिक्रमण हराम था हमारे लिए। सच कहूं, हम इतने नैतिक थे कि अवसर को ठुकरा देते थे। तो हम लोगों की तरफ अनेक लड़कियां लपकती थी। हम अपने अपने विभाग के हीरो थे। ये भी बता दूं कि चिकने चुपड़े गालों, सफाचट मूछों और दौलत की वजह से हीरो नहीं थे, बल्कि हम में से अधिसंख्य तो दाढ़ी भी रखते थे। जहां तक दौलत का प्रश्न था तो हम लड़कियों प्रायः चंदा मांगते थे। इस राह पर त्रिलोकी 2 डग आगे थे। वह व्यक्तिगत कामों के लिए भी लड़कियों से चंदा वसूल, लेकिन वो उन नेताओं की तरह नहीं था जो सामूहिक कल्याण के लिए चंदा लेकर अपने तेल फुलेल पर खर्च करते। त्रिलोकी को जब इनाम की जरूरत होती तो जरूरत बतलाकर पैसा लेता। वो कहता, विभा भोजन के पैसा नहीं है, लाओ निकालो। एक बार एक लड़की ने त्रिलोकी से पूछा कि तुम हम लड़कियों से ही क्यों हमेशा चंदा मांगते हो? क्योंकि वे दयालु होती हैं, वैसे भार दूर होते हैं। त्रिलोकी की इस स्थिति की वजह से उसकी एक खराब आदत थी। घर से जब उसका मनी ऑर्डर आता तो वो सड़ जाता। रिक्शे से नीचे उसके पांव नहीं उतरते थे। दोस्तों के साथ नॉनवेज खाता और सिनेमा देखता। 1-2 बार जन कल्याण भी करता। जन कल्याण मंडली में शराब का कोट था और देशभक्ति, प्यार, मोहब्बत था।
हाँ, तो हफ्ते भर में त्रिलोकी के पैसे चुक जाते और वो सड़क पे आ जाता। कमोबेश मंडली के हर सदस्य की स्थिति यही थी। हमारी त्रासदी थी कि हम सुखमय जीवन जीने की कामना रखते थे, किंतु हमारे मनी ऑर्डर वापस पहुंचाने वाले थे। ये दीगर बात है कि सब लोग त्रिलोकी की तरह महीने से पहले हफ्ते में ही कंगाल नहीं होते थे, लेकिन महीने के अंत में भोजन को लेकर 3 तिकड़म करना सभी की बाध्यता थी। कृष्णमणि होटल में रजिस्टर देखता, जितने मीटिंग गेस्ट लिखा होता उससे 2 गुना मीटिंग वो अपने एक रिश्तेदार के यहाँ खाकर संतुलन स्थापित करता। मदन मिश्र प्रायः कमरे में खिचड़ी पकाकर मेस में एब्सेंट लगवाता। रघुराज भूखा रहकर भी हंसते रहने की क्षमता अर्जित कर चुका था। प्रदीप, जिसमें ऐसी कोई योग्यता नहीं थी, लोगों के यहाँ घूम घूम कर खाता। पंकज सक्सेना शर्मिला था, सो मंडली ने विनोद को समझा दिया था कि वो उसका सत्कार करता रहे। विनोद फले फूले परिचितों से सम्मानजनक रकम कर्ज लेता था, जिसे कभी नहीं चुकाता था। छुट्टियों के बाद यूनिवर्सिटी खुली थी, इसलिए लोगों के चेहरे पर एक खास तरह का नयापन और उल्लास था। पर ये चीजें उतनी नहीं थी जितनी इस मौके पे होनी चाहिए थी, क्योंकि कल इस जाड़े की पहली बारिश हुई और आज हवा चल रही थी, इसीलिए लोग ठंड से सिकड़े हुए थे। मैं कुछ ज्यादा ही पहले हिंदी विभाग आ गया था, इसलिए सामने के लॉन में खड़ा धूप खा रहा था। मुझे त्रिपाठी का इंतजार था कि वो आए तो चलकर चाय पी जाए। मोहन अग्रवाल साले का पीरियड कौन अटेंड करे? मैं सदानंद जी के अलावा किसी और का पीरियड अटेंड नहीं करता था, क्योंकि बाकी अध्यापक पढ़ाई के नाम पर कथा वाचन करते थे या खुद सही किताब से नकल कर कर इमला लिखवाते थे। एमए में नकल कर मैंने इनकी कक्षाओं का बायकॉट कर दिया, पर मेरे इस कुकर्म पे वे भन्नाने की जगह प्रसन्न हो गए, क्योंकि अब वे क्लास में निर्भीक भाव से लघु शंका दीर्घ शंका समाधान कर सकते थे। मुझे त्रिपाठी पे झुंझलाहट हुई, आ क्यों नहीं रहा है? कहीं डूब गया होगा बतरस में। त्रिलोकी को बोलने का भयानक चस्का था। उसके बारे में प्रसिद्ध था कि त्रिलोकी जब बोलना शुरू करता है तो सामने वाला केवल कान होता है और वो केवल मुंह। मेरे विभाग में उसके आने का एक उद्देश्य सुंदरियों को देखना भी था। यहाँ एमए के दोनों भागों में लड़कियों की तादाद लड़कों से ज्यादा होती थी, इसीलिए ये विभाग अन्य छात्रों का तीर्थ होता था। यहाँ विपरीत सेक्स के चक्कर में इस तरह मंडराते जैसे अस्पताल और मंदिरों के आसपास मंडराते हैं। वैसे ये विश्वविद्यालय का मीरगंज बोला जाता था। मीरगंज इलाहाबाद का वो स्थल है जहां नैतिकतावाद लोग बहुत सतर्क होकर घुसते और टिकते हैं और बाहर निकलते हैं। तभी सदानंद जी का स्कूटर वो अपना हेलमेट हाथ में झुलाते हुए आने लगे। हमारी मंडली उनका बेहद सम्मान करती थी, लेकिन उनसे हमारे संबंध बेतकल्लुफ थे। एक बार हमने उनसे शराब के लिए रुपए भी लिए थे। वे अपनी मेधा वामपंथी रुझान के अतिरिक्त एक अन्य प्रकरण की वजह से भी चर्चित थे। उन्होंने प्रेम विवाह किया था, किंतु विभाग की अध्यापिका सुनीता निगम से प्रेम करते थे। दोनों दुस्साहसी थे, भरे विभाग में एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते थे। कई लोगों ने उन्हें सिविल लाइंस के एक अच्छे रेस्तरां में देखा सुना था। गुरु के बारे में ज्यादा क्या कहा जाए, समझदार की इशारा काफी है। मतलब ये कि विवाह न करने के बावजूद दोनों पति थे। सदानंद जी मुझे देखकर मुस्कुराए और पास आकर मेरी अभी हाल में छपी एक कविता की तारीफ करने लगे। मैंने सोचा इस तारीफ को कोई सुंदरी सुनती तो आनंद था। तभी एमए प्रीवियस की नई किंतु सुंदर लड़की उपमा श्रीवास्तव दिखी। हम दोनों का हल्का हल्का चक्कर भी चल रहा था। मैं उसे बुलाकर सदानंद जी से परिचय कराने लगा। परिचय के बाद मैंने कहा, हाँ सर, मेरी उस कविता में कोई कमी हो तो वो भी कह दे, तारीफ तो आपने बहुत कर दी। तो मुस्कुराकर बोले, नहीं भाई, ये तुम्हारी बहुत अच्छी कविता है। सर प्रणाम। त्रिलोकी आ गया था। आज हम 4 लोग धूप के एक वृत्त में खड़े थे। तभी विभागाध्यक्ष महेश प्रसाद, जिन्हें मंडल गोबर गणेश जी कहती थी, मंडली हमारी गोबर गणेश जी कहती थी, लपड़ झपड़ आते दिखाई पड़े। उन्हें देखकर उपमा थोड़ी दूर खिसकर खड़ी हो गई। कई दूसरे लोगों ने भी अपनी पोजीशन बदल ली, क्योंकि सदानंद जी और गोबर गणेश जी में दांत काटी दुश्मनी थी। गोबर गणेश जी हिंदी विभाग का अध्यक्ष होने के नाते अपने को साहित्यकार लगाते थे, पर साहित्य में मान्यता सदानंद जी की थी। इसके अतिरिक्त गणेश जी प्रो वीसी लॉबी में थे, जबकि सदानंद जी एंटी वीसी लॉबी में थे। और सबसे खास बात, इस विश्वविद्यालय के अध्यापकों में ब्राह्मण और कायस्थ जाति के लोग शक्तिशाली थे, जबकि सदानंद जी सिंह थे। इस मामले में भी गणेश जी का कहना था, असल में वो सिंह नहीं यादव थे। सदानंद मथुरा के नंद कुलवंशी थे। गणेश जी निकट आ गए तो सदानंद जी ने
नहीं, लेकिन मैंने और त्रिलोकी ने प्रणाम किया। जवाब में उन्होंने सिर तक नहीं कांपा और आगे बढ़ गए। त्रिलोकी उनके पीछे हो लिया। सर, हमारा और आपका मुद्दा आज हर हालत में साफ हो जाना चाहिए। मैं भी सदानंद को छोड़कर लपका। त्रिलोकी गणेश जी के संग उनके कमरे में घुस गया तो मैं चित से सटकर खड़ा हो। कैसा मुद्दा? गणेश जी हाँफ रहे थे। भक्ति आंदोलन के सामाजिक कारण क्या थे? उस दिन बताया था ना, सुना नहीं क्या? उन्होंने किसी बच्चे की तरह चिढ़कर कहा। उस दिन भक्ति आंदोलन के सामाजिक कारण बतलाने के नाम पर आप सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश करते रहे। मैं तुम्हें क्यों बताऊं सामाजिक आधार? तुम तो हिंदी के छात्र नहीं, आउटसाइडर मेरे विभाग में कैसे घुसे? त्रिलोकी कुर्सी खिसकाकर खड़ा हो गया, हाथ के पंजों को मेज पर रखकर थोड़ा सा झुक गया। भक्ति आंदोलन पर हिंदी वालों का बेनामा है क्या? रही बात आउटसाइडर की, तो जो साले लुच्चे बदमाश आपके विभाग में आंखें सेकने आते हैं, उनको कभी आपने मना किया? मना किया है? उनको मना करने में आपकी दुप दुप होती है। मीना बाजार बना रखा है हिंदी डिपार्टमेंट को, नगरों की सिटी बसें बना रखा है। मैं कहता हूं निकल जाओ यहां से, तो आप मुझे बाहर निकाल रहे हैं। मैं हिंदी का विद्यार्थी न होते हुए भी आपको चैलेंज करता हूं, हिंदी साहित्य ही नहीं संसार के साहित्य के किसी मसले पर बहस कर लें। बहस में अगर जीत आए तो मैं पेशाब से अपनी मूछें मुड़ा दूंगा। मैं कहता हूं निकल जाओ, निकल जाओ। मुझसे निकलने को कह रहे हैं, दुरदुरा रहे हैं, जबकि मैं साहित्य का योग्य अध्येता हूं और गुंडों को आप शेल्टर देते हैं। मैं जा रहा हूं, लेकिन जाते जाते एक बात कह देना चाहता हूं कि क्या कारण है जब से आप हेड हुए हैं यहां केवल लड़कियों ने टॉप किया है। वो तमतमाया हुआ बाहर आ गया। मैंने खुश होकर उसकी पीठ पर हाथ मारा। वाह गुरु, मजा आ गया। चलो लल्ला की दुकान पर तुम्हें चाय पिलाता हूं। अबे पहले सिगरेट तो पिला। हाँ हाँ गुरु, लो लो लो। हम दोनों सिगरेट पी रहे थे। पढ़ने में रुचि रखने वाले लड़के लड़कियां हम मुग्ध भाव से देख रहे थे, लेकिन पास नहीं आ सकते थे, क्योंकि उन नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों को अच्छे नंबर लाने थे, जो वो समझते थे कि गणेश जी की लेंडी तर किए बिना नहीं मिल सकते हैं। उपमा श्रीवास्तव भी एक कोने में खड़ी होकर हमें देख रही थी। त्रिलोकी मुस्कुराया। कहो, कब तक भाभी जी को देवर दिखलाते रहोगे? वैसे उनके बगल वाली मेरी श्रीमती हो सकती हैं। श्री शादीशुदा, सपने देखना छोड़ दो, मैंने कहा। लेनिन के अनुसार सपने हर इंसान को देखने चाहिए। वो तो दिन वाला सपना है, तुम तो रात वाले सपने देख रहे थे। तुम कुंवारे साले स्वप्न दोष से आगे जा ही नहीं पाते हो। मैंने ठहाका लगाया और कहा, इस बात का फैसला लल्ला की दुकान पर होगा। लल्ला की दुकान लड़कों का खूब जमावड़ा होता था, जिसकी खास वजह थी। दुकान यूनिवर्सिटी और कई हॉस्टलों के निकट थी। फिर सामने विमेंस हॉस्टल था। इसके अलावा लल्ला ने एक हिस्से में जनरल स्टोर्स की दुकान खोल ली थी। विमेंस हॉस्टल के आसपास में एक लौती अच्छी दुकान थी, सो हमेशा दो चार लड़कियों खरीद फरोख्त करती हुई वे मिल जाती थी। मैं और त्रिलोकी दुकान पर पहुंचे। वहां इलेक्शन की चर्चा थी। हमने चर्चा में शरीक होने से पहले जनरल की तरफ देखा। कुछ लड़कियां, कुछ सामान्य जन सामान खरीद रहे थे। त्रिलोकी ने मुझे पूछा, वो पीली सामान देखो। मैंने देखा। गोरा रंग और बड़ी बड़ी आंखों वाली थी वो। पीली साड़ी ने उसके गोरेपन को चंदन का रंग बना दिया था। शैम्पू किए हुए चमकते हुए बाल घुंघराले और कटे हुए थे। मैंने उसे पहले भी कई बार देखा था। वो वेश बदला करती थी, कभी सलवार कुर्ते में होती, कभी पैंट शर्ट में, कभी स्कर्ट में। उसके कपड़े कभी ढीले होते तो कभी चुस्त। आज पीली साड़ी पहने थी और अलौकिक बाला लग रही थी। देख लिया, मैंने बताया। क्या प्रतिभा है भारत की मोनालिसा। ये पंकज सक्सेना की है। दोनों एक दिन शादी करेंगे और हमें भर भर दावतें देंगे। पंकज की योजना है, नौकरी लगते ही शादी कर लेगा। ईश्वर इसे अखंड सौभाग्यवती बनाए, मैंने कहा। हम दोनों आकर दुकान के स्टूल पर बैठ गए। छात्र संघ के चुनाव परिणाम पर चर्चा चल रही थी। इस बार हमारी मंडली जिस संगठन से जुड़ी थी, उसने अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी खड़ा किया था। यह अच्छी तरह शिकस्त खाई थी। दरअसल आजादी के बाद इस विश्वविद्यालय के छात्र संघ का इतिहास रहा है कि अध्यक्ष की कुर्सी पर किसी ठाकुर या ब्राह्मण नहीं रहा है, और प्रकाशन मंत्री की कुर्सी कोई हिजड़ा भड़वा टाइप का ही आदमी गंधवाता रहा है। अध्यक्ष विगत अनेक वर्षों से भारतीय राजनीति के एक धुर कूटनीतिज्ञ बहुखंडी जी की उंगलियों और आंखों की संगीत, चित्रकला और भाषा को तत्क्षण समझ लेने वाला होता रहा है। इसके मूल में छिपा रहस्य ये है कि बहुखंडी जी पहले इस बात का जायजा लेते हैं कि कौन दो सबसे वरिष्ठ प्रतिद्वंदी हैं, फिर उनका कुबेर दोनों को समृद्ध करता है। इसके बावजूद इस बार हमारा संगठन बहुखंडी जी की मंशा का खंड खंड रखा।
बहुखंडी जी ही क्यों, शराब के बड़े ठेकेदार सीताराम बर्णवाल, उद्योगपति हाफिज, सभी के फन को कुचलता हमारा संगठन, सभी की लपलपाती जीभ सिद्धांतों के धागे से नाप हमारा संगठन। लेकिन चुनाव की पिछली रात जनेऊ घूम गया। बहुखंडी जी का प्रत्याशी इस बार ब्राह्मण था। मशाल जुलूस निकालने के बाद वो सभी छात्रावासों में गया और अपनी जाति के लोगों की मीटिंग कर पानी भरने की रस्सी इतनी मोटी जनेऊ निकालकर गिड़ाया, जनेऊ की लाज रखो। और हम छात्र संघ के चुनाव की चर्चा में डूब उतर ही रहे थे कि रघुराज आता हुआ आया और मुझसे तथा त्रिलोकी से एक साथ बोला, 6 समोसे निकालो, खिला दो मुझे। हम समझ गए कि आज खाना नहीं खाया है उसने। इस समय वो थोड़ा बुझा हुआ भी था कि त्रिलोकी ने उससे पूछा, कहां से आ रहे हो महाराज? यार 2 लड़कियों से आरूढ़ रिक्शे के पीछे साइकिल लगाई, रिक्शा सिनेमा हॉल के पास रुका, मैं भी देखने लगा फिल्म। हम समझ गए अब रघुराज जी शुरू हो गया। मैंने पूछा, कैसी थी फिल्म? ठीक थी, बस अश्लीलता का अभाव था। रघुराज की विशेषता थी कि मूड की स्थिति में संसार के सभी क्या व्यापार के मूल्यांकन के लिए उसके पास इकलौता बटखरा सेक्स था। और लड़कियां कैसी थी? त्रिलोकी का प्रश्न था। क्षमा करना यार, मैं बताना भूल गया, उसमें लड़की थी, दूसरी नवविवाहिता थी, भाभी जी। पर तुम किसके लिए प्रयासरत थे? दोनों के लिए, बेशक दोनों के लिए, लेकिन ज्यादा भाभी जी के लिए। लेकिन रघुराज, मैंने प्रायः देखा है कि तुम्हें शादीशुदा औरतें ज्यादा अच्छी लगती हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह करते समय चींची नहीं करते। वाह रघुराज, तुम्हारी पकड़ बहुत अच्छी है, तुमको लेखक होना चाहिए। उपन्यास पे काम करो रघुराज। कर रहा हूं, एक उपन्यास पे काम कर रहा हूं। लिप्त काम वासना का जिंदा दस्तावेज। और एक कहानी पूरी की है। इलाहाबाद के 3 लड़कों को देखकर दिल्ली की लड़कियां विद्रोह कर नंगी घर से बाहर, और उस जोर का ठहाका लगा, साले लेखकों की तुम, आज तक मैंने कुछ लिखा है जो अब लिखूंगा? फिर आज तक बाज औरत की कभी संतान हुई है? रघुराज अपनी रौम था। हमने वहां से उठ लेना ही बेहतर समझा, क्योंकि वहां मंडली के बाहर के कई लड़के थे जिनकी निगाह में हम ब्रह्मचारी किस्म के सरल सीधे माने जाते थे। हम उठने लगे तो दूसरे लोगों ने हमें रोका, लेकिन हम रुके नहीं। थोड़ी ही दूर बढ़े होंगे, रघुराज ने अपना काम शुरू कर दिया। आने जाने वाली प्रत्येक लड़की को वो टकटकी बांध कर देखता। हमने टोका तो कहने लगा, कहाँ फायदे से देख पाता हूँ, ईश्वर ने एक आंख पीछे भी दी होती तो कितना आनंद होता। मैंने सलाह दी, तुम इसके लिए तपस्या शुरू कर दो। ठीक है, वो ठिठक गया, मैं ये धुनी रमाऊंगा। ठीक सामने विमेंस हॉस्टल था। मुझे इसकी ये आदत बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। देखो, तुम विमेंस हॉस्टल के बारे में कुछ मत कहना। क्यों? क्योंकि जब सूरज डूब जाता है तो अंधेरे में लड़कियों का ये हॉस्टल मुझे एक अद्भुत रहस्य लोक सा लगता है। मेरे भीतर इसके लिए पवित्र भाव है। देखो बालक, वैसे मैं तुम्हारे तथाकथित पवित्र बोध को अपवित्र करना नहीं चाहता। रघुराज गंभीर हो गया। लेकिन अज्ञान की वजह से जन्मी पवित्रता कोई वजन नहीं रखती, इसलिए तुम चाहो तो मैं तुम्हारी जिज्ञासा को शांत कर सकता हूं। चाहते हो? त्रिलोकी बोल पड़ा, हाँ हाँ महाराज, बताओ बताओ। तो सुनो। वो रुक गया। हम लोगों को पल देखा, फिर धीरे धीरे चलते हुए कहने लगा, मैं कुछ बताने से पहले एक सवाल करना चाहता हूं। बताओ, इस हॉस्टल में पीएसएफ से जुड़ी लड़कियां अधिक क्यों हैं? हमारे संगठन की तरफ वे ज्यादा आकर्षित क्यों नहीं होती? तुम ही बताओ महाराज, सब तुम ही बताओ। त्रिलोकी ने व्यग्र होकर कहा। ठीक है, मैं ही बताता हूं। इसलिए कि पीएसएफ भद्र लोगों वर्चस्व वाली संस्था है। उसमें लड़कियां इसलिए जाती हैं कि उससे जुड़कर उनमें अपने को विशिष्ट समझने का एहसास होता है। देखो, आजकल संपन्न घरों के सदस्यों में सामाजिक कार्य करने का चस्का जोर पकड़ता जा रहा है, लेकिन उनके ये कार्य मूलतः जनता के संघर्ष की धार को पुन करने के लिए होते हैं। यही बिंदु पीएसएफ और इन सुविधा भोगी लड़कियों के बीच सेतु का काम करता है। रघुराज, हमने तुमसे पीएसएफ और लड़कियों के संबंध पर प्रकाश डालने की प्रार्थना की थी, मैं अधीर होकर कहा। त्रिलोक मेरी बात पर हामी भरी। रघुराज भड़क गया। तुम लोग तभी तो अच्छे लेखक नहीं बन सके। वो जोर जोर से बोलने लगा, केंद्रीय तत्व को समझे बिना पाठ को फैलाने की कोशिश करते रहते हो। यही हड़बड़ी वाली आदत अगर संभोग के समय रही तो शीघ्र पतन के भी कहलाओगे और तुम्हारी बीवियां बच्चलन हो जाएंगी। हमने हाथ जोड़ लिया। अच्छा भैया, सुनाओ सुनाओ सुनाओ। चलो, क्षमा कर देता हूं। हाँ, तो मेरी उपरोक्त बात से तत्व निकला कि विमेंस हॉस्टल की अधिसंख्य लड़कियां आर्थिक दृष्टि से दुरुस्त परिवारों से जुड़ी हैं। लेकिन इससे क्या होता है? यहाँ भी कई तरह की भिन्नताएं हैं, कई तरह के कलहों को जन्म देती हैं। अब बहुत संभव है कि थानेदार की बिटिया का मनी ऑर्डर और जूनियर इंजीनियर की बिटिया का मनी ऑर्डर क्रमशः डिप्टी, एसपी और असिस्टेंट इंजीनियर की बिटिया के मनी ऑर्डर से ज्यादा रुपयों का होता हो।
ऐसी स्थिति में पहले दोनों को घमंड अपने बाप के पैसों का होगा, दूसरी दोनों को अपने अपने बाप के पद का। दूसरी तरफ हीनता भी अपने बाप के कारण होगी कि एक का बाप पैसा रखते हुए भी मातहत है और दूसरे का बाप अफसर होते हुए भी मातहत से कम समझते हैं। लड़कियों के बीच कलह का एक प्रमुख कारण ये है, तुम लोग जानते ही हो, इन लड़कियों के होड़ की भावना बड़ी प्रबल होती है। वे पैटी से लेकर प्रेम में अपनी चीजों को श्रेष्ठ देखना चाहती हैं, कम से कम दूसरे से 19 तो नहीं ही देखना चाहती। अब जिनकी माली हैसियत अपेक्षाकृत पिछड़ी होती है, वे गड़बड़ सड़बड़ हो जाती हैं। ऐसे में पहला दम किसी मालदार प्रेमी को पटा लेने का होता है, इसके बावजूद कमी पड़ी तो पतन शुरू हो जाता है। इतना कहकर रघुराज चुप हो गए, हम भी चुप हो गए। कुछ देर बाद मैंने कहा, और कुछ ध्यान दोगे? समय क्या है? 3:40। तो त्रिलोकी तुम भी सुनो, हमें चलना भी है। 4:30 पर जाकर सांस्कृतिक हस्तमैथुन का विरोध करना है। पर तुमने सांस्कृतिक हस्तमैथुन नाम क्यों दिया? क्योंकि किसी भी स्वस्थ कला के निर्माण के लिए इसकी समाज की प्रतिक्रिया अनिवार्य होती है। इनको तुम लोग आज डंडा करोगे, वे स्वयं रचते स्वयं आनंद होते हैं। हम अल्फ्रेड पार्क यहां से आधा घंटा में आसानी से पहुंच सकते हैं, यानी कि हमारे पास 20 मिनट का वक्त था और हमने तय किया कि वहीं चलते हैं। वहां पर हम धूप का एक टुकड़ा खोजेंगे और 20 मिनट लेटे रहेंगे। शहीद पार्क से इकट्ठा होकर हम कला भवन के लिए कूच करना था हमें, बाकी वहीं मिलने वाले थे। मंडली के नेतृत्व में तमाम युवा कलाकार छात्र भवन में हो रहे नाट्य समारोह का विरोध करने वाले थे, क्योंकि कला भवन एक सरकारी संस्था थी और इसके कार्यक्रम जनता और उसके अपने कलाकारों से मुंह मोड़े रखते थे। इसमें दर्शक श्रोता अफसर वगैरह होते थे और कलाकार विदेशी मेकअप से ऐंठे रहने वाले। यहाँ शराब की झमाझम बारिश और रास लीला के प्रयत्न की सुर समय असमय हर समय देखी जा सकती थी। विनोद ने कहीं से कार्यक्रम का पास उपलब्ध कर लिया था। योजना ये थी कि वे हमारे विरोध के पर्चों का बंडल झोले में छुपाकर भीतर हो आएगा और भीतर जितना बांट सकेगा बांटेगा, बाकी बाहर नाराबाजी करते रहेंगे। कला भवन की कमर तोड़ने की हम ठान चुके थे। तो मंडली के लोगों का एक रूप था, बौद्धिक, मस्त और निर्भय, जिंदा दिली की रोशनाई में डूबी कल थे। पर हम और भी कुछ थे, कहीं कुछ बुरा देखें, बुरा सुने, हम क्रोध से कांपने लगते। इतने अजीब थे हम कि यदि खुद ही गलत कर रहे होते या कर जाते तो खुद पर ही खफा होने लगते। हम पोस्टर चिपकाते, नारे लगाते, हम जुलूसों में होते, सभाओं में होते, हड़तालों में होते। हम पुलिस और गुप्तचरी के रजिस्टर में दर्ज थे। सचमुच हम पढ़ाकू और लड़ाकू थे। हम हर तंदूर पर पक रहे रोटियां थे, लेकिन हम ऊपर उड़ते गैस भरे रंगीन रंग बिरंगे गुब्बारे की तरह थे। हम उड़ रहे थे, हम उड़ रहे थे। उड़ते उड़ते हम ऐसे वायुमंडल में पहुंचे जहां हम फूट गए। अब हम नीचे की ओर गिर रहे थे, अपना संतुलन खोए हम नीचे की ओर गिर रहे थे। हमारा क्या होगा हमें पता नहीं था। हमें नौकरी मिल नहीं रही थी, जबकि हमारे लिए सांस थी इस वक्त नौकरी। उपमा मुझसे उखड़ी उखड़ी रहने लगी। जब मिलती मशवरा देती, मुझे कंपटीशन की पढ़ाई और मेहनत से करनी चाहिए। इस पर मैं क्रुद्ध हो जाता। धीरे धीरे हमारे संबंधों के पांव खुलने लगे। सदानंद जी भी मंडली से दोस्ताना अंदाज में नहीं, वे मंडली पर दया करने लगे थे। अब हम भोजन के लिए लाल तिकड़म नहीं करते थे, न होने पर भूखे रह जाते। उधार लेने का मन भी खो चुके थे हम। कोई हमसे पूछता क्या कर रहे हो, तो प्रति उत्तर में हम कांपने लगते। किसी से मिलने से पहले ही हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाती कि कहीं पूछ न लिया जाए क्या कर रहा हूं मैं। आपस में भी मिलना कम होने लगा। हम परस्पर कतराने लगे। हमारे बीच मोहब्बत बदस्तूर, पर बातचीत में हम थोड़ा कटखने हो गए थे। एक बार हम लोग छुट्टियों में अपने घर गए। लौटने पर हम सभी थके और हारे हुए लग रहे थे। हमने अपने माता पिता परिचितों को निराश किया था, जिससे वे चिढ़ गए थे। उन्होंने हमें हिकायत से देखा और हम हार गए थे, थक गए थे। फिर भी हमने तय किया था कि हम घर चले जाएंगे। हम कुटिया पर इकट्ठा होने वाले थे, अपने अपने घरों को प्रस्थान करने के लिए। हम खुशी या फायदे के लिए वापस नहीं हो रहे थे, हम मजबूर थे, क्योंकि यहाँ तो जीना मुहाल हो गया था, गुजारा मुश्किल था। बात की कहानी यह है कि हम कुटिया पर इकट्ठा हो गए थे। विनोद का यह कमरा आधुनिक शैली का था, पर उसकी जीवन पद्धति ने इस आधुनिकता का कबाड़ा कर दिया था। किताबें और कपड़े हर जगह फैले हुए थे। उसने हर जगह रंगीन तस्वीरें चिपक रखी थी। चेगवेरा के बगल में एक सुंदरी कूल्हे मटका रही थी। सबसे पहले त्रिलोकी बहका। वो हाथों में शराब गिलास लेकर खड़ा हो गया और बोला,
भाइयों और बहनों, नेताजी यहाँ कोई लौंडिया नहीं है, प्रदीप चिल्लाया। वो भी बहुत हल्के सुरूर में आ गया था। बड़े अफसोस की बात है, त्रिलोकी दुखी होकर बोला। ये भारतवर्ष के लिए बड़ा दुर्भाग्य है कि हम जैसे महान युवकों के पास न प्रेमिकाएं हैं और न नौकरियां। हम किसके सहारे जिए? मैं जानता हूँ, लो मैं बैठ आता हूँ। पब्लिक साली अब समझदार हो गई है, सवाल जवाब करने लगी है। सवाल जवाब ही तो नहीं कर रही जनता, वरना हमारी ये दशा नहीं होती। दीनानाथ ने धीमे से अपने से कहा। त्रिलोकी को छोड़कर बाकी मंडली अभी नशे में नहीं थी, नशे से पूर्वावस्था सुरूर में थी। आखिर हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, मदन मिश्र दार्शनिक अंदाज में बोला। मैंने कहा, यहाँ हम विदाई समारोह के उपलक्ष्य में एकत्र हुए हैं। नहीं, प्रदीप ने बताया, ये बैठक हमारे सुख की शोक सभा है। हमारे पास जो कुछ भी सुख था इस बैठक से पहले खत्म हो गया। कल से दुखी दुनिया के दुखी नागरिक होंगे। हम नागरिक नहीं हैं, दुखी दुनिया के नागरिक मजदूर और किसान होते हैं जिनके श्रम का शोषण होता है। हमारे पास तो सामाजिक श्रम करने का भी अधिकार नहीं है। त्रिलोकी तैश में आ गया था। जिसके पास कोई काम नहीं होता वो आदमी नहीं होता। हम आदमी नहीं हैं, इस व्यवस्था ने हमें आदमी नहीं रहने दिया, हमसे हमारा होना छीन लिया। त्रिलोकी सुबकने लगा। वो सिर झुकाए सुबक रहा था, जैसे काठ मार गया हो। हम सब स्तब्ध हो गए। इस बात को कृष्णमणि ने सबसे पहले भांपा। आहिस्ते से त्रिलोकी के पास गया और उसके लटके हुए मुंह से एक सिगरेट लटका दी। नेताजी, ईश्वर एक दिन तुम्हारी सुने जरूर। तुम इसी तरह बन करो, लेकिन भाषण के बाद असल में सुबकना छोड़ दो तो एक दिन सच्ची मुच्ची में नेता हो जाओगे और मौज करोगे। हम एक दिन मर जाएंगे और कोई जानेगा भी नहीं। विनोद मेजबानी भूला नहीं। आप लोगों में से जिसके गिलास खाली ना हो, कृपया उन्हें जल्द खाली कर लें। ये साकी का दूसरा पैक ढालने के लिए उतावला है। काश आज हम किसी रूपसी के हाथ पीते तो रात कितनी हसीन होती। रघुराज था, मगर मार्क्स साले को। हमने चौंक कर देखा, प्रदीप था, उसे भी चढ़ गई थी। उसने फिर कहा, मार्क्स साले को, और चुप हो गया। मैंने पूछा, किसे मार रहे हो? अपने दोस्तों को नहीं कह रहा, बस मार्क्स साले। हम दूसरा पैक पीने लगे। रात और ठंड दोनों बढ़ गई थी। दीनानाथ ने उठकर खिड़कियां बंद कर दी। हमने सिगरेट सुलगा ली। उनका धुआं कमरे में घुमड़ने लगा। मदन ने घूंट लेकर सिगरेट पी और कहा, रोज मेरी मृत्यु होती है, रोज कई कई बार मेरी मृत्यु होती है। कोई मुझसे पूछता है तुम क्या करते हो और मैं मर जाता हूँ। मार साले। प्रदीप धुत होने के करीब पहुंच गया था। वो किसे मारना चाहता था? तुम लोग समझते होगे मैं नशे में हूं, लेकिन मैं होशो हवास में कह रहा हूं। बेरोजगारी के कारण मैं कई कई बार रोया हूं। पिछली बार रक्षाबंधन था, बहन को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। भाई उसके लिए कपड़े लेकर आए, मेरे पास कुछ नहीं था। बहन ने मेरे सिरहाने की किताब में 100 का नोट रख दिया, उसे पॉकेट में रख खूब रोया। मैंने उसे कुछ नहीं दिया। वो नोट अब भी मेरी डायरी में रखा है। मैं उसे देखता हूँ और उदास हो जाता हूँ। कृष्णमणि अपने चेहरे पर हाथ फेरने लगा। माँ बाप दो आंखें नहीं करते, ये झूठ है। विनोद ने एक साथ कह डाला। मेरे माँ बाप मेरे कमासुत भाई की चापलूसी करते हैं और मुझे देखकर जल भुन जाते हैं। और मेरा पिता से कोई संवाद नहीं। एक दिन उन्होंने गुस्से में चीख कर कहा, लोग पूछते हैं कि तुम्हारा बेटा क्या करता है, तो क्या बताऊं उन्हें? बोल, जवाब दे, बोल। बस इसी दिन से हम एक दूसरे से नहीं बोले। दीनानाथ आंखें स्थिर करके सोचने लगा। कहीं खो गया था वो। लो, मैं भी बता देता हूं। रघुराज ने अपना सिर उठाया, उसकी आंखें सुर्ख लाल थी। मैं अपना रहस्य खोलता हूं। अब हम जा रहे हैं तो क्या छिपाना। मैं लड़कियों के पीछे कभी नहीं भागा। मैं एक कपड़े और एक दवा की दुकान पर पार्ट टाइम काम करता रहा। मालिक मुझे 250 रुपए का चाक समझते रहे। मैं और वो चुप हो गया। उसकी आवाज फंसने लगी। मंडली अवाक थी रघुराज की आवाज सुनकर। रघुराज ने अपना चेहरा घुटनों में छिपा लिया। हम सभी ने राम कहानी कही। हमने तीसरा पैग लिया, हमने चौथा पैग लिया, पांचवा पिया, लुढ़कने लगे। विनोद ने कहा, हम खाना कैसे खाएंगे? भविष्य में हमें भूखे रहना है, आज भी भूखे रहेंगे। मदन डामाडोल होते हुए उठ खड़ा हुआ। हम सभी खड़े हो गए। हम कुटिया के बाहर खड़े थे, अलग अलग दिशाओं की तरफ जाने के लिए। गाढ़ी थी,
हवा सरसरा रही थी, हमारे मुंह बंद थे और चेहरे भिजे हुए थे। अच्छा दोस्तों, रघुराज ने गला साफ करते हुए दोबारा कहा, अच्छा दोस्तों, अब विदा होते हैं। एक क्षण सन्नाटा रहा, फिर अचानक हम सब लोग जोर से रो पड़े। हम सारे दोस्त फूट फूट कर रो रहे थे। उस दिन अलग होने से पहले हमने तय किया, हम से यदि कोई कभी सुखी हुआ तो सारे दोस्तों को खत लिखेगा। लंबा समय बीत गया इंतजार करते, किसी दोस्त की चिट्ठी नहीं आई। मैंने भी दोस्तों को कोई चिट्ठी नहीं लिखी है। ये है कहानी चिट्ठी। मैंने कहा था कि कहानी का मोह ऐसा है कि अंत में कुछ कह पाने की स्थिति में कोई नहीं रह पाता पढ़ने के बाद। तो ये अखिलेश की कहानी है। अखिलेश की कहानी में सभी युवाओं का दर्द है। वो युवा जो खुददार हैं, वो युवा जो राजनीतिक बोध रखते हैं, वो युवा जो नौकरी पाने के लिए ही नहीं पढ़ते बल्कि समाज और देश बदलने के लिए पढ़ते हैं, और व्यवस्था से हमेशा दो चार होते हैं लेकिन लाचार होते हैं। ये थी कहानी अखिलेश की चिट्ठी। बस धन्यवाद, आप सब लोगों ने इस कहानी को मेरे द्वारा सुना। धन्यवाद जी, शुक्रिया हिरण्य जी, इस बेहद प्रभावी पाठ के लिए। निश्चय ही हम सभी आपके इस पाठ के साथ उसी तरह से जुड़ गए, और पूर्व में भी यह कहानी पढ़ी हुई होने के बावजूद आपकी ओर से इसे सुनना सचमुच सुखद रहा। एक बेहतरीन अनुभव से गुजरना भी हुआ, और जिस तरह की यह मार्मिक कहानी है बेरोजगारी को लेकर, और बेरोजगार वे युवक हैं, वे छात्र हैं जो लायक हैं, जो श्रेष्ठ हैं, उसके बावजूद भी कैसे उनके साथ समय और व्यवस्था का खेल होता है। तो उन मंडली, उन दोस्तों की ऐसी स्थिति के पीछे व्यवस्था, सत्ता किस तरह जाने अनजाने चीजों को करती है कि एक बड़ी संख्या हमारे देश में ऐसे युवाओं की है। हम सभी उसके गवाह हैं, कभी न कभी ऐसे दौर से हम सभी गुजरे हैं। इसलिए भी यह कहानी हमें अपनी लगती है। किसी भी समय में लिखी गई हो, यह कहानी आज की ही लगती है। तभी तो कई सफल मंचन इस कहानी के हुए। आपको इस अवसर पर सुनना अच्छा लगा हिरण्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। और इस कहानी को पढ़ते हुए मैं कई बार भावुक होता हूँ, और वो भावुकता नाटकीय नहीं, कृत्रिम नहीं थी। वो भावुकता कहानी का प्रभाव था। और अखिलेश जी का शुक्रिया कि उन्होंने लगभग सभी युवाओं पर प्रतिनिधित्व वो करते रहे हैं जो योग्य हैं लेकिन व्यवस्था के कारण है। और मैं भी चिट्ठी का इंतजार कर रहा हूँ, और मेरे दोस्त भी चिट्ठी का इंतजार कर रहे होंगे। तो अभी मेरी भी स्थिति यही है कि चिट्ठी का इंतजार है। बस उम्मीद है कि बहुत लंबा ना हो जाए वो। बहुत बहुत आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जनसुलभ पुस्तकालय का शुक्रिया। हम सभी एक दिन अपने मित्रों को चिट्ठियां लिखें, और मित्रों की भी चिट्ठियां हमें मिले। कभी ऐसा दिन आए, इसी उम्मीद के साथ आज की यह कड़ी समाप्त करते हैं। शुक्रिया। जी।